गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने पहले थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर किया और अब हम फर्स्ट कर रहे हैं। यस, चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज इजी वन चैप्टर। रिलेशन समवट टिपिकल, लेकिन घबराने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपने भी सिंसियरली और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद इस टॉपिक में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, उनमें वेरिएशन बहुत कम है। तो आज हम अपने आप को फोकस करते हैं रिलेशंस पर। व्हाट इज एन रिलेशन? बच्चों, हमने ये +1 में भी पढ़ा था। यस, एनी वन ऑफ यू सम रफ आइडिया? नहीं, मोस्टली बच्चों के ऊपर से निकल गया था तब। अब आप देखिए इसको, जो हमने +1 में पढ़ा है मैं उसको थोड़ा यहां पे रिव्यू करूंगी, क्योंकि अगर हमें उसकी नॉलेज है तो हमें इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले रिलेशन क्या है। वैसे मैंने रिलेशन की डेफिनेशन एक लाइन में लिखी है, जो अब हम पढ़ेंगे नहीं समझ आएगी। आइए इसको समझने के लिए सब सपोज आई हैव एन सेट ए containing 3 elements 1, 2, 3. Set B containing 2 elements 4 and 5. हम +1 में पढ़ के आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 sets A and B, that is written as A cross B. Yes, what it will be? हम सेट A के फर्स्ट एलिमेंट के इन सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। कैसे? 1, 4, 1, 5. अब सेकेंड एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स 2, 4, 2, 5. देन नेक्स्ट 3, 4 and 3, 5. दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। हम ये +1 में पढ़ के आए हैं। अगर मेरे को लिखना हो B क्रॉस A, यस, अब मैं B के एलिमेंट को पहले लिखूंगी और A के एलिमेंट को बाद में लिखूंगी। कैसे? 4, 1। इसलिए तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा गया। इसका एक फिक्स ऑर्डर होता है। इफ इट इज A क्रॉस B तो A के एलिमेंट्स पहले लिखते हैं, B के बाद में। यस, व्हाट इट विल बी? 4 को इन सब के साथ लिखो। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3। क्लियर? ऐसे ही अगर मेरे को लिखना हो A क्रॉस A, सेट A का A के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। यस, व्हाट इट विल बी? A क्रॉस A। एक सेट A है, दूसरा सेट भी A है। क्लियर? तो पहले 1 को इन सभी के साथ लिखेंगे। व्हाट इट विल बी? 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, 2, 2, 2, 3. Then 3, 1, 3, 2, and we have 3, 3. Clear? बेटे, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, ये हम +1 में पढ़ के आए। स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम इस यूनिवर्स में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसे ही नंबर्स भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे? सपोज कर लो मैं कहती हूं सीता गीता की मौसी है। सीता गीता की मौसी क्यों है? क्योंकि वो उसकी मदर की सिस्टर है। अगर वो उसकी मदर की सिस्टर है तो वो उसकी मौसी है, तभी उसमें ये मौसी का रिलेशन आया है। ऐसे ही नंबर्स में होता है। कोई भी दो नंबर्स कब रिलेट करते हैं? जब उनमें कोई एक कंडीशन या दो कंडीशन या तीन कंडीशंस पूरी होती है।
अब आप कहोगे कौन सी कंडीशन? अब आप देखिए, कंडीशन कोई भी हो सकती है। सपोज कर लो यहां पे 40 बच्चे बैठे हुए हैं, क्लियर? मेरी सबके साथ हेलो फाइन है, लेकिन मैं कहती हूं मैं इनमें से उसको अपनी फ्रेंड बनाऊंगी जो जिसका घर मेरे घर के पास है। लेकिन फिर मेरे को लगता है नहीं, जो मेरे घर के पास रहते हैं वो तो बातें बहुत करती है, नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। देन आई डिसाइड कि मैं तो उसको अपनी फ्रेंड बनाऊंगी जिसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आते हैं। ऐसे ही नंबर्स में सपोज कर लो हम कंडीशन दे देते हैं, ये दो नंबर तब रिलेट करेंगे जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा है, या पहला नंबर दूसरे के इक्वल है। हम कोई भी कंडीशन फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं लिखने लगी हूं रिलेशन आर। यस, व्हाट इज रिलेशन आर? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट जो इसका ये फर्स्ट नंबर है ए, इफ इट इज ग्रेटर देन बी, मीन्स अगर इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे। सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी वेयर स्मॉल ए इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर रिलेशन ए क्रॉस ए पर है, लेकिन अगर यही रिलेशन मैंने ए क्रॉस बी पर करना है तो स्मॉल ए इट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, स्मॉल बी इट बिलोंग्स टू कैपिटल बी ले लेंगे। अगर बी क्रॉस ए पे है तो स्मॉल ए इट बिलोंग्स टू बी एंड स्मॉल बी इट बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, अब आप इसको समझिए। देखिए, ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आप देखो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है तो वो इस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज वो इस रिलेशन में नहीं आएगा। अब इनको ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास ए क्रॉस ए है, मैं रिलेशन ऑन ए पर करना चाह रही हूं। हाँ जी, अब देखो 1,1 ये तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। 1,2 1 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं पूरी कर रहा। 1,3 भी नहीं कर रहा। यस, 2,1। अब मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को इस रिलेशन में इंक्लूड करूंगी। क्यों करूंगी? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड। क्लियर? अब आप देखो नेक्स्ट, 2,2 नहीं आएगा, 2,3 नहीं आएगा, 3,1 यस। यहां देखिए 3,1, उसके बाद 3,2 यस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है। ये हमने कंडीशन दी है और ये इस कंडीशन को फिल कर रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए इन्होंने इस कंडीशन को फिल कर दिया, तो इसलिए ये इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड होंगे। बाकी ये सारे इंक्लूड नहीं होंगे। कैसे? 3,2 यस, 3,3 नहीं होगा। तो इट मीन्स इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से कौन कंडीशन पूरी कर रहे हैं? केवल ये पूरी कर रहे हैं, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए? दिस इज द collection of ordered pairs 2,1, 3,1, 3,2. Why? Because these ordered pairs are filling this given condition. अगर मैं कंडीशन दे देती हूं, सपोज कर लो R, मैं अब रिलेशन को डिफाइन करती हूं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that A is equal to B, where small a it belongs to capital A, small b it belongs to capital A. अब मैंने कंडीशन दे दी A is equal to B, मीन्स ऐसे दो बच्चे जिन दोनों की आपस में हाइट इक्वल है वो आपस में फ्रेंड्स है। क्लियर? तो इसका मतलब उसमें कौन कौन से आएंगे? देखिए आप ऑर्डर्ड पेयर्स
1,1 यस बिल्कुल आएगा. 1 2 1 3 2 1 कौन सा आएगा? 2,2. 2 देन कौन सा आएगा? 3,3. अब आप देखिए, अगर मेरी कंडीशन इक्वालिटी की है तो केवल ये वाले ऑर्डर पेयर्स जो है इस रिलेशन में इंक्लूड होंगे. क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है. यही कंडीशन इस रिलेशन में दी गई है. क्लियर टू एवरीवन? इट मीन्स what is in relation? Relation is the collection of those ordered pairs in which first element is related to the second element of the ordered pair by the given condition of the relation. जो इस रिलेशन में हमने कंडीशन दी है, अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट उस कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिलेट कर जाएंगे और ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में इंक्लूड होगा. बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे 1,2 1,3 2,1, वो इस रिलेशन में नहीं आएंगे. मेरी फ्रेंड कौन हो सकती है? जिसकी हाइट मेरे बराबर हो या फिर जिसके मार्क्स मेरे इक्वल आते हो. क्लियर टू एवरीवन? मैं उसके साथ फ्रेंडशिप रखना पसंद करूंगी. सो दिस इज योर रिलेशन. इसीलिए रिलेशन को अब आप पढ़ो. रिलेशन की डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. Subset of A cross B. So what is in relation? Relation is a subset of A cross A or A cross B या फिर B cross A. अब जैसे A cross A में इतने सारे ordered pairs हैं, लेकिन इन ordered pairs में से केवल इन तीन ने इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो केवल ये जो तीन ordered pairs हैं ये इस रिलेशन में आएंगे और इसलिए हम कहते हैं रिलेशन इज एन सबसेट ऑफ A क्रॉस A. इफ दिस रिलेशन A इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A. ये रिलेशन R इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A. अगर रिलेशन R मेरे पास होगा एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, तो मैं किसके ऑर्डर पेयर्स का सबसेट लूंगी? मैं लूंगी A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर्स का सबसेट. क्लियर? फॉर एग्जांपल इसका भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं. मान लो मैंने A क्रॉस B का लेते हैं. सो व्हाट इज दिस? सपोज कर लो मैं डिफाइन करती हूं. दिस इज द कलेक्शन ऑफ A कोमा B सच दैट यस B माइनस A इज इक्वल टू 2. क्या मतलब हुआ इसका? दैट इज जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 बड़ा होना चाहिए. क्लियर? तो अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये रिलेशन मैंने किसके ऊपर डिफाइन किया? दिस रिलेशन इज फ्रॉम A टू B, सो इट इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस B. यस, A क्रॉस B में देखो जो सेकेंड एलिमेंट है B वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 बड़ा होना चाहिए. कौन सा आएगा? ये आ रहा है मेरे पास. यस, दिस वन. ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये भी आ गया. तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2,4 and 3,5. Clear? This is a relation in which the first element is related to the second element by a rule. By a rule means by the given condition whichsoever we define in this relation. जो भी हम रिलेशन में डिफाइन करते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होता है. और इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज एन सबसेट ऑफ A क्रॉस B or it is a subset of A cross A. If relation R is defined from A to A, if it is defined from A to B, तो हम सबसेट देखेंगे A क्रॉस B के. अब आप देखिए, मैं अब आपको एक और रिलेशन बताती हूँ. Yes, now I define an relation A such that, suppose कर लो मैंने यहां पे कर देती हूं, that is A minus B. मैं यहां पे एक और रिलेशन डिफाइन करती हूं कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए. दैट इज R इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A कोमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B.
ए इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी मैं लिख देती हूं ग्रेटर देन, यस ए इज लेस देन इक्वल टू बी। यस, सपोज कर लो मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया, आर दिस इज द कलेक्शन ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। नाउ ये मैं ए क्रॉस बी को देखना चाह रही हूं, मैं इसको देखना चाह रही हूं। हाँ जी, अब आप इसमें देखो, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से या तो छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो अब आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। यस, कौन कौन से आ रहे हैं, 1,4 बिल्कुल ठीक है, 1,4 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है, 1,5 बिल्कुल, 2,4 बिल्कुल, देन 2,5, नेक्स्ट 3,4, नेक्स्ट 3,5, यस 3,5। अब आप देखो ए क्रॉस बी के मैंने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स देखे, सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज लेस देन इक्वल टू बी। इट मीन्स इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इट मीन्स सच टाइप ऑफ द रिलेशन, दिस इज नोन एज एन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स इसका ए क्रॉस बी, ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। सो व्हाट इज एन यूनिवर्सल रिलेशन? यहां पे देखो ये डेफिनेशन लिखी है मैंने। यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called an universal relation if each element of A is related to every element of A। हमने A क्रॉस B में लिया है तो each element of A is related to every element of, यहां पे मैं इसको B भी कर सकती हूं। क्लियर? दैट इज R is equal to A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे सारे के सारे अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। हर एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही चीज हम एक बार ए क्रॉस ए में भी चेक करके देख लेते हैं, क्या ए क्रॉस ए में ये चीज बन रही है। 1 1 1 2, यस हमारी कंडीशन थी ए इज लेस देन इक्वल टू बी। 1 3 2 1 9, इसका मतलब ए क्रॉस ए में ये चीज नहीं आ रही है, तो ए क्रॉस ए के ऊपर ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन ए क्रॉस बी में ये यूनिवर्सल रिलेशन इस कंडीशन से बन रहा है। क्लियर? अच्छा, अब सपोज कर लो मैं एक और रिलेशन डिफाइन करती हूं, वो मैं आपको ए क्रॉस ए से दिखा देती हूं। अब हमने ये यूनिवर्सल रिलेशन किया, अब मैं आपको एम्प्टी रिलेशन सिखाना चाह रही हूं। यस, एम्प्टी रिलेशन के लिए मैं एग्जांपल लेती हूं, चलो यहीं पे ले लेते हैं। Let R is the collection of ordered pairs A, B such that, मैं आपको अब किससे दिखाना चाह रही थी, मैं आपको A क्रॉस A से दिखाना चाह रही हूं। such that इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, यस अगर मैं ले लेती हूं A माइनस B is greater than equal to, it is greater than, मॉड लिख दीजिएगा, greater than equal to 5 कर दो। मीन्स अब आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में कैसे कर सकते हो। मीन्स राम श्याम के साथ फ्रेंडशिप तभी करेगा अगर उन दोनों की हाइट में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस है। मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर मैंने यहां पे डिफरेंस कह दिया, या तो 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए या 5 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने मॉडुलस लगा दिया। अगर मैं मॉडुलस ना लगाती तो फिर केवल बड़े की कंडीशन आ जाती। मॉडुलस लगा दिया तो इसका मतलब या बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। अब चेक करते हैं, अब मैं आपको ए क्रॉस ए से करके दिखा देती हूँ। यस, अब आप देखिए ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हाँ जी, यहां पे देखिए आप, क्या 1 माइनस 1 0 नहीं आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 नहीं आएगा, 1 माइनस 3 नो, 2 माइनस 1 नहीं, 2 माइनस 2 बिल्कुल भी नहीं, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 नो, 3 3 0। इसका मतलब ए क्रॉस ए में से किसी भी सेट ने, किसी भी इस पूरे ए क्रॉस ए जो हमारे पास सेट है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ने हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब
if R is defined on A, R is from A to A, then there is no ordered pair. This is phi. Means no first element is related to the second element. जो हमारी गिवन कंडीशन है, किसी भी एक नंबर का डिफरेंस दूसरे नंबर से 5 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ये नंबर 5 से कम आ रहे हैं. क्लियर? अब देखो, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेती हूं, कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा. So this is the definition of empty relation. A relation R in a set A is called an empty if no element of A is related to any other element of A. That is R is equal to 5. और हमें ये मालूम है empty set it is a subset of a set. तो इसीलिए R is equal to 5 it is again a subset of A cross A. अब इसी ही कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, suppose R is equal to A comma B such that A minus B is less than equal to 5, इसका मॉड बना दो. अब आप देखो, हर ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा. एवरी ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि जो डिफरेंस है 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? इस रिलेशन में ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. इट विल बी द यूनिवर्सल रिलेशन. इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं. और अगर मैं कंडीशन ये दे देती हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा. नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू द सेकेंड एलिमेंट. क्लियर? ये हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? ए एंड बी अगर टू सेट्स हैं, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और अगर रिलेशन आर इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, देन इट विल बी एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. क्यों सबसेट बना? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट का हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा. अगर आपने कोई एलिमेंट छोड़ दिया तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, वो गलत हो जाएगा. जबकि रिलेशन में क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. बारी बारी, ऐसे सेकंड एलिमेंट, ऐसे थर्ड एलिमेंट, हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं. जबकि रिलेशन में क्या होता है? इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जहां पे फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से उस कंडीशन से रिलेट करेगा तो वो उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएगा, अदरवाइज वो उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. मीन्स किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से एक रूल से, एक कंडीशन से अगर वो रिलेट कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो दोनों दूसरे को रिलेट कर जाएंगे और वो रिलेशन में इंक्लूड हो जाएंगे. तो वो रिलेशन के एलिमेंट बन जाएंगे और इसी को हम रिलेशन कहते हैं. यस, ये मैंने वो कवर किया है जो हम +1 में पढ़ते हैं. यहाँ पे एक बात और, जब भी आप रिलेशन को लिख लेते हो, जैसे ये हमने लिखा हुआ है, जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं. ये हम +1 में पढ़ गए. क्या कहते हैं इनको? डोमेन. क्या आ रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है. दिस इज द सेट ऑफ द डोमेन ऑफ ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B और A to A, जो भी हम लेंगे. उसके बाद क्या है? रेंज क्या होती है? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. यहाँ पे उनके हम सेकेंड 4 5 4 5 4 5. यस, दिस इज योर रेंज. एंड व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन इज द होल सेट B. जो ये सेट B होता है, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं? कोडोमेन कह देते हैं. और जो रेंज होती है वो सेकेंड एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है. मींस दिस इज द इमेज. जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ पे 4 and 5 है. इफ 1 इज रिलेटेड टू 4 तो इट मीन्स 4 इज द इमेज ऑफ 1. इफ 1 इज रिलेटेड टू 5, 5 इज द इमेज ऑफ 1. तो ये हम पढ़ के आते थे +1 में, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. क्लियर? और मैंने आपको ये रिलेशन की डेफिनेशन बताकर एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस. ये स्टूडेंट, अब हमारा
+2 की एक्सरसाइज 1.1 का मेन टॉपिक शुरू होता है यहां से। देखिए क्या है, A relation R in a set A is called reflexive if A comma A it belongs to R for all small a belonging to capital A। पहले इसको समझे। सबसे पहले A रिलेशन R इन ए सेट A, जो मेरे पास ये रिलेशन R है, ये डिफाइन हुआ है A टू A। इट इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A। पहली बात तो ये है, इसलिए मैंने उसमें आपको A क्रॉस B लिया था, B क्रॉस A लिया था, A क्रॉस A लिया था। क्लियर? सबसे पहले R इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A। अब नाउ व्हाट इज दिस? हमने ये कहना है, हमने ये पढ़ना है, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। कब है रिफ्लेक्सिव? इफ A comma A it belongs to R, means A एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, और मोरओवर फॉर ऑल A belonging to A, means अगर मैं इस A में कोई भी एलिमेंट ले लूं, यहां पे 1 2 3 है, तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सबसे पहले देखो बेटा, एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए। मैं कहती हूं इस क्लास के बच्चे अच्छी हैं, ये मैं सेंटेंस कब बोल सकती हूं? जब इस क्लास में हर बच्चा अच्छा होगा। अगर मान लो इस क्लास में 1 2 या मान लो 3 बच्चे अच्छे नहीं है, तो मैं ये सेंटेंस नहीं बोल सकती। क्लियर? सिमिलरली हियर ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी स्मॉल ए, मीन्स मैं इस कैपिटल सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले लूं, वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए। 2 रिलेट कर रही है, 1 नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा गया? इफ A comma A it belongs to R, means if A is related to itself, means this is an ordered pair which comes in relation R। और किसके लिए? A के हर एलिमेंट के लिए अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब है? कब सिमेट्रिक है? ये डेफिनेशंस आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, लेकिन यहां पे इनको समझो ध्यान से। सिमेट्रिक कब है? इफ A comma B belongs to R, this implies B comma A this also belongs to R। Moreover, for all A comma B belonging to A, क्या मतलब हुआ इसका? Means अगर 1 is related to 4, 1 is related to 4, then 4 should relate to 1। मैं सीता की बहन हूं, तो सीता भी मेरी बहन होनी चाहिए। मीन्स सिमेट्री कब है? When this relation is symmetric, if AB belongs to R, this implies BA belongs to R। मीन्स अगर A B को रिलेट कर रहा है, तो B भी A को रिलेट करना चाहिए। हर एलिमेंट के लिए मैं A का कोई भी एलिमेंट ले लूं, मीन्स मैंने 2 ले लिया, 2 5 को रिलेट कर रहा है, तो 5 भी 2 को रिलेट करना चाहिए। 1 4 को कर रहा है, 4 1 को, 2 5 को कर रहा है, 5 2 को, लेकिन 3 6 को कर रहा है, पर 6 3 को नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ऑल A comma B belonging to A। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, यस, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? इफ A comma B belonging to R and B comma C belonging to R implies A comma C belongs to R for all A B C belonging to A। अब इसको समझो। A B को रिलेट कर रहा है, B आगे किसी थर्ड एलिमेंट C को रिलेट कर रहा है, तो A C।
स्टूडेंट्स अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। सीता गीता की फ्रेंड है, मीन्स सीता इज रिलेटेड टू गीता, एंड गीता राधा की फ्रेंड है, दैट इज गीता इज रिलेटेड टू राधा। अगर सीता राधा की फ्रेंड है तो ये ट्रांसिटिव होगा, और अगर सीता राधा की फ्रेंड नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। यही चीजें देखो इधर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी, B and BC belongs to R, means B is related to C. If this implies A is related to C, then this relation is transitive. For all A, B, C belonging to A means मैं सेट A के कोई भी 3 एलिमेंट ले लूं, अगर A B को रिलेट कर रहा है, B C को रिलेट कर रहा है, तो A C को रिलेट करेगा तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, नहीं करेगा तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब ये 3 डेफिनिशंस पढ़ने के बाद कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांसिटिव कब होता है, हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, द रिलेशन ऑन ए सेट ए is called equivalence relation. Yes, equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. कोई भी रिलेशन किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अब हमारी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस होंगे, प्रूव या चेक या शो दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो हमें उन क्वेश्चंस में यही 3 चीजें चेक करनी होंगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब बच्चे हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एग्जांपल 1 है, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, दैट इज एल, दिस इज द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। मीन्स एक प्लेन में बहुत सी लाइंस है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, L1, L2, L3 like this lines in a plane. ठीक है। R be the relation in L। अब जो R है इस सेट L के ऊपर जो कि सेट ऑफ लाइंस है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन है? L1 is related to L2 if L1 is perpendicular to L2। क्या रिलेशन है? L1 L2 को कब रिलेट कर रही है? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है। हमारे पास एक सेट है, उसमें बहुत सी लाइंस पड़ी हुई है, कैसे भी, वी डोंट नो, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, मींस बहुत सी ऐसे लाइंस पड़ी हुई है। क्लियर? हमारा रिलेशन क्या है? L1 L2 को कब रिलेट कर रही है? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये रिलेट कर रही है। अब मेरे को चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, और अगर ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। हाँ जी, चेक करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? A it belongs to R for every A belonging to A, means क्या हर एक लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर है? नो। अब मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये तो अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं है। इट मीन्स एस L is not perpendicular to L1, जो L1 है वो L1 के परपेंडिकुलर नहीं है। Therefore
A comma A, rather than you should say L1 comma L1. It does not belongs to R. ये L1 comma L2 it does not belongs to R. और हमें तो वो हर एलिमेंट के लिए चेक करना है. कोई भी लाइन अपने आप को कभी परपेंडिकुलर नहीं होती, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए L1 comma L2 it does not belongs to R. Therefore R is not reflexive. Clear? अब सेकंड चेक करो, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होता है? इफ AB belonging to R implies BA it belongs to R. Means if L1 relates to L2, that is if L1 comma L2 it belongs to R implies L2 comma L1 it also belongs to R, then this will be symmetric. अब आप देखो, अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड है L2 भी L1 को परपेंडिकुलर होगी. क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगी? ये पहले आपने ये डेफिनेशन लिखी है, फिर आप लिखोगे एस L1, सॉरी यहां पे चलो आप वही लिख दो. इफ, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप यहां पे लिखो एस L1 perpendicular to L2, this implies L2 is also perpendicular to L1. क्योंकि अगर L1 L2 को perpendicular तो L2 L1 को है. इसका मतलब that is if L1 is perpendicular to L2, this implies L2 is also perpendicular to L1. Therefore L1 comma L2 belongs to R implies L2 comma L1 it also belongs to R. Therefore this relation R is symmetric. अब हमें ये चेक करना है for all AB belonging to A, means हर लाइन. नेचुरल है, कोई भी लाइन अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 को परपेंडिकुलर होएगी. कभी भी ऐसा नहीं होगा L1 L2 को परपेंडिकुलर होएगी लेकिन L2 L1 को परपेंडिकुलर नहीं होएगी. यहां पे तो बहुत सी लाइन पड़ी हुई है, लेकिन इफ, यहां पे वर्ड है इफ L1 is perpendicular to L2, means if L1 L2 belongs to R, then L2 L1 should also belongs to R for all L1 comma L2 comma L2 belonging to the set. हमारे पास सेट का क्या नाम है? दिस इज द L belonging to कैपिटल L. क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज L1 अगर L2 को परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड है L2 भी L1 को परपेंडिकुलर है, और जब भी L1 परपेंडिकुलर होगी L2, तभी L2 भी L1 को होगी. Therefore this relation R is symmetric. क्लियर? तो यहां पे लिख दीजिए for all L1 and L2 belonging to the set L. अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव. यस, ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए. ट्रांजिटिविटी की क्या स्पेलिंग, क्या डेफिनेशन है हमारे पास? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R. अब आप यहां पे देखिए L1 is perpendicular to L2. हाँ जी, यहां देखिए लिखूं L1 is perpendicular to L2. Again L2, this is perpendicular to L3, but L3 is not perpendicular to L1. Therefore this is not transitive. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे as L1 perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 implies L1 is not perpendicular
perpendicular to L3, but L1 is parallel to L3. L1 is parallel to L3. Therefore, the relation R is not transitive. Is not transitive. Why? क्योंकि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, सॉरी L1 perpendicular to L2, L2 is perpendicular to this line, that is this line, sorry, L1 is perpendicular to, इसको लिखना चाहिए L2, L2 is perpendicular to L3, but L3 is not perpendicular to L1, therefore this is not transitive. अब इसके अतिरिक्त अगर मेरे पास एक सेट हो जिसमें रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, L1 is related to L2 such that L1 is parallel to L2. अब आप इसको चेक करो, ये कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, वहां पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल था. हाँ जी, अगर मैं इसको पैरेलल से चेक करूं, यहां ध्यान दीजिए, अब देखो, अब बिल्कुल अलग रिलेशन की स्थिति रहेगी. कैसे? मेरे पास एक लाइन L1 है, सबसे पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव. यहां पे हमारी क्या कंडीशन है? L is the set of lines in a plane. Relation is L1 is related to L2. If L1 is parallel to L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है, ओके. रिफ्लेक्सिव, अब कोई भी लाइन अपने आप को पैरेलल होती है, कोई भी लाइन हम ले लेंगे वो अपने आप को पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगी? एस L1 is parallel to L1 for all L1 belonging to the set L. मैं सेट L में से कोई भी लाइन ले लूं, वो अपने आप को पैरेलल है for all L1 belonging to this. Therefore, L1 is related to L1, that is L1 comma L1, it belongs to R and R is reflexive. अब सेकेंड कंडीशन देखो, सिमेट्रिक. इफ L1 is parallel to L2, तो L2 किसके पैरेलल हो जाएगी? L1 के. इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है. अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इफ L1 comma L2 it belongs to R, implies L2 comma L1 it belongs to R for all L1 belonging to L, then this will be symmetric. Symmetric की definition लिखिए. Okay, now as, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? यहां पे देखिए इधर, as L1 this is parallel to L2, L1 is parallel to L2, this implies L2 is parallel to L1 for all L1 and L2 belonging to the set L. जो मेरे पास लाइंस का सेट है, उसमें से अगर मैं कोई भी दो लाइंस ले लेती हूँ, एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो दूसरी पहली के पैरेलल होएगी. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक. इट मीन्स देयरफॉर L1 comma L2 belongs to R. This implies L2 comma L1 belongs to R for all L1 and L2 belonging to the set of lines. Clear? Therefore, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा. अब हम ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं. यहां देखिए, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3. तो देखिए L1 L3 के पैरेलल हो गई. इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी है. अगर रिलेशन में पैरेलल है, पैरेललिज्म है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो ये तीनों चीजें प्रूव हो रही हैं. लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो केवल सिमेट्री प्रूव हुई थी, ना वो रिफ्लेक्सिव था ना ही वो ट्रांसिटिव था. यस, अब ट्रांसिटिविटी कैसे लिखोगे? यस, L1 as L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3. This implies L1 is parallel to L3 for all L1, L2, L3 belonging to the set L. Therefore,
रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने बहुत दो सिंपल एग्जांपल लिए थे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? रिलेशन आर इन द सेट ए। सबसे पहले आप ये देखो, व्हाट इज योर सेट ए? क्या है आपका सेट ए? 1 2 3 13 14। और इसमें रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेशन आर इज योर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको समझिए, ये है क्या? हमें सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 डैश 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 13 एंड 14। उसके बाद हमें रिलेशन आर दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिलेशन आर को ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R is equal to the collection of ordered pairs x comma y such that 3x minus y is equal to 0. It means 3x is equal to y. Meaning thereby, what do you mean by this? Y means जो ये second element है, ये इस ordered pair में जो second element है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। इट मीन्स इस रिलेशन आर में हमारे पास केवल वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होगा। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, हम 1 को सभी एलिमेंट्स के साथ बार बार लिखेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 लाइक दिस। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 14 इंटू 14 टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। लेकिन रिलेशन आर में केवल इनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर्स 14 इंटू 14 मीन्स कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे? 1 1 1, 2 1, 3 1, 4 1,5 मीन्स 1 के हर एक के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। 1,6 1,7। चलो मैं सारे एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। 1,7 1,8 1,9 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14। ये तो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। जो 1 बना रहा है ऐसे 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, फिर 14 बनाएंगे। 14 इंटू 14 इतने सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन इस रिलेशन आर में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहां पे है। और किसी में भी नहीं होगा। जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स किसी में भी होगा। इट मीन्स जो 1 है उसका ऑर्डर्ड पेयर तो सबके साथ बनेगा, लेकिन रिलेशन में केवल ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें सेकेंड एलिमेंट 1 का 3 टाइम्स है। दैट इज 1,3। समझ है? अब 2 का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2,1 2,2 2,3 2,4। लेकिन इस रिलेशन में क्या आएगा? वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें सेकेंड एलिमेंट इसका 3 टाइम्स, दैट इज 2,6। ऐसे 3 का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, लेकिन यहां पे रिलेशन में कौन सा आएगा? 3,9। केवल एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स का 3 टाइम्स है। अब ऐसे 4 के साथ कौन सा आएगा? 4,12। नेक्स्ट 4 के बाद 4
5 के सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो कौन सा बनेगा? 5,15। लेकिन 5,15 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो 14 तक है। इट मीन्स 5 किसी भी एलिमेंट को रिलेट नहीं करेगा। 5 का ऑर्डर पेयर सबके साथ बनेगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 13 5 14। 15 तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 14 तक एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब 5 किसी को भी रिलेट नहीं करेगा। ऐसे 6 7 8 किसी को भी रिलेट नहीं करेंगे। ओनली दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दिस रिलेशन। तो इसीलिए इस रिलेशन में केवल ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1,3 2,6 3,9 4,12। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले जो हमें रिलेशन आर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें उसे ध्यान से देखकर सेट ए से हमें उसके रोस्टर फॉर्म लिखनी है, कौन कौन से ऑर्डर पेयर उसमें आ रहे हैं। अब आप देखो, आपका आधा काम हो गया। अब हमने चेक करना है क्या ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। अगर ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। हाँ जी, चेक करो जी रिफ्लेक्सिव। मैंने इसलिए ये साइड में डेफिनेशन लिखी है। बेटे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप अगर सबसे पहले रिलेशन आर को चेक करने से पहले अगर आप यहाँ उसकी डेफिनेशन लिख देते हो तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर को पता चल जाता है बच्चे को बेसिक नॉलेज है। आप बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखिए। क्या है रिफ्लेक्सिव? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए तो ये रिफ्लेक्सिव होएगा। अब आप देखो मेरे पास तो रिलेशन में केवल 1,3 मीन्स 1 केवल 3 से रिलेट कर रहा है। 1 1 से तो रिलेट कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूंगी? एज 1,1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे देखो 2,2 भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा, 3,3 नहीं कर रहा, 4,4 नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। इसलिए मैं केवल अगर एक का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, केवल एक का भी, चाहे आप लिखो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब भी हमें पता चल जाएगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? मैं कहती हूँ इस क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एक मैडम कह देती है नहीं ये शाम तो यहाँ अच्छा नहीं है, तो बहुत गंदा बच्चा है, बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो इसका मतलब मेरा वो सेंटेंस गलत हो गया। अब हमने एक एग्जांपल बस दे दिया जो अपने आप को रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? एज 1,1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसकी सिमेट्री को। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ जी, सिमेट्रिक में क्या है? मीन्स इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी भी ए को रिलेट करना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक होगा। और वो हर एलिमेंट के लिए, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 2,6 बिलोंग कर रहा है, क्या 6,2 बिलोंग कर रहा है? नहीं। 3,9 बिलोंग कर रहा है, बट 9 इज नॉट रिलेटेड टू 3। तो हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। क्या आपको वैसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। क्या डेफिनेशन? जो वही लिखी हुई। कैसे? इफ ए बी इट बिलोंग्स टू आर implies बी ए इट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। ये कब सिमेट्रिक होता है? अगर हर ए और बी के लिए, ए के हर एलिमेंट, इफ ए इज रिलेटेड टू बी implies बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब मैं अगर एक भी एग्जांपल दे दूं, सपोज मैं ये वाला दे देती हूँ, एस 2,6, ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 6,2 उसका उल्टा
AB, but BA, it does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. अब ये सिमेट्रिक नहीं. क्लियर? अब हम चेक करेंगे इसकी ट्रांसिटिविटी. अब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है. अब ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते हैं. ट्रांसिटिव, हाँ जी, ट्रांसिटिव में क्या है? AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R. पहले तो ये दोनों बिलोंग करने चाहिए. अब आप यहां पे चेक करो जरा. AB बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन हाँ जी आगे 3 9 बिलोंग कर रहा है. यही पकड़ लो, इसे ही पकड़ लो. लिखिए एज 1 3 बिलोंग्स टू R and 3 9, it also belongs to R. AB belongs to R and BC belongs to R. क्या इम्प्लाई होना चाहिए? AC belongs to R. अब आप देखो A 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R. अब चेक करो क्या 1 9 belongs to R है? देखो 1 9 तो मेरे को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा. तो मैं क्या लिखूंगी? बट 1 9 it does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. This is not transitive. Yes, I think अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सबसे पहले हमें ये डेफिनिशंस याद होनी चाहिए. मैंने इसलिए इनको साइड में दोबारा लिखा. इन डेफिनिशंस को देखते हुए, इनको समझते हुए हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो. अगर एक भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी को रिलेटेड है तो बी भी ए को होना चाहिए. क्लियर? और ट्रांसिटिविटी के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड बिलोंग टू आर. अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो ये ट्रांसिटिव नहीं है. अब आप देखो डेफिनेशंस यही रहेंगी. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या है? इसी में ही अमेंड करती हूँ. यस, हमें क्या सेट दे रखा है? लेट आर बी द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर. अब यहां पे लेट आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर रिलेशन आर. तो मेरे को यहाँ पे ए क्या दे रखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखा है. तो चाहे आप उसको ए लिख दो या उसको एन लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 2 3 यहाँ पे these are the natural numbers. Natural, it is an infinite set. Let n be the set of natural numbers. Now, what is the relation x y such that y is equal to what is the relation x y such that y is equal to x plus y and x is less than 4. Very important. Very important means ये कंडीशन बहुत जरूरी है. कैसे? अदरवाइज ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा जो आप कभी भी नहीं चेक कर सकते. हाँ जी, यहां देखिए इधर. यस, ओके, यहां देखिए इधर. सबसे पहले रिलेशन आर एक्स वाई सब दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. इसका मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ग्रेटर होना चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट में अगर मैं 5 ऐड करूं तो मेरे पास सेकेंड एलिमेंट आएगा. और साथ में एक और कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशंस है. जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी लेस देन 4. तो अब आप देखो सबसे पहले आर में कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे मेरे पास. हाँ जी, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? x इज इक्वल टू 1 लो तो y क्या आ जाएगा? 1 प्लस 5 इट शुड बी 6. इसका मतलब जो 1 है वो केवल 6 को रिलेट करेगा. क्लियर? उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 2 किसको रिलेट करेगा? 2 प्लस 5 इट शुड बी 2,7. अब 3 किसको रिलेट करेगा? 3 प्लस 5 क्या होना चाहिए? 3 प्लस 5 3,8. अब 4
लेकिन जो x है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, लेस देन 4, तो आगे मैं एलिमेंट ले ही नहीं सकती, इसीलिए ये रिलेशन यहीं पे खत्म हो गया। समझ आया? अगर ये कंडीशन ना होती फिर तो ये बहुत इंफिनिट सेट बनता, जिसको हम शायद लिख भी ना पाते, हमें उसको वैसे अंडरस्टैंड करना पड़ता। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ये रिलेशन बन गया। सबसे पहले ये क्यों फिनिश हुआ? बिकॉज x इज लेस देन 4। लेस देन 4, एक तो ये नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा, 1। अब 1 x की जगह पे 1 पुट करूंगी तो y क्या आ जाएगा? 6। x की जगह पे 2 पुट करूंगी, y क्या आ जाएगा? 7। x की जगह पे 3 पुट करूंगी, y आ गया 8। ये मेरे पास ये रिलेशन बन गया। अब मैंने इसको चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, चेक करो जी। अब यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इंफिनिट सेट है। क्या 1 1 से रिलेट कर रहा है? नहीं। 2 2 से रिलेट कर रहा है? नहीं। 3 3 से रिलेट कर रहा है? नहीं। तो मैं वही चीज लिखूंगी, एज 1 1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ एज 2 2, एज 3 3, कोई भी एक लिख लो। क्लियर? सिमेट्रिक में यस 1,6 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 मेरे को कभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखो। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी। तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? बस यही मेरे को लाइन चेंज करनी है, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे। अब सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। इस टॉपिक को बस आप एक बार समझ लो, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांसिटिव है, तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, कोई इतनी वेरिएशन नहीं है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे भी क्या है? देखो 1,6 या 2,7, कोई एक एग्जांपल लिख दो। मैं क्या लिखूंगी? एज 1,6 इट बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 it does not belongs to R, therefore R is not symmetric। वही की वही चीज, अब हमने कोई चेंज नहीं करना। आगे आ जाओ, थर्ड ट्रांसिटिविटी। यस, यहाँ पे देखो 1 6, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसको समझे बेटा, ट्रांसिटिविटी को। यस, मैं इसको पूरा रब करके आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांसिटिविटी की डेफिनेशन लिखूंगी। क्या डेफिनेशन है देखिएगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies AC belongs to R. AC belongs to R for all A, B, C belonging to A। यहाँ हमारे पास जो मेरा A है वो N है, belonging to N कर दीजिएगा। वैसे यहाँ मैंने A भी लिख दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखिए, ट्रांसिटिविटी कहते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे ऐसी कोई चेन बन रही है जैसे 1 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आगे 6 के साथ तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं, 6 तो आगे किसी को नहीं रिलेट कर रहा। मीन्स आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मैं कहती हूं सीता गीता की फ्रेंड है, सीता गीता की फ्रेंड है एंड गीता राधा की फ्रेंड है। अगर गीता राधा की फ्रेंड है तभी तो हम चेक करेंगे क्या सीता राधा की फ्रेंड है या नहीं है। पहला पॉइंट, अगर गीता के आगे कोई फ्रेंड ही नहीं है तो मैं चेक कैसे करूंगी क्या सीता उसकी फ्रेंड है या नहीं। तो ट्रांसिटिविटी के लिए पहले तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो हम चेक करेंगे क्या ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो चेक करेंगे। अगर ए सी नहीं बिलोंग करेगा तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा, लेकिन इस केस में 1 6 बिलोंग्स टू आर। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, 1,6 बिलोंग्स टू आर एंड अब 6, आगे 6 तो किसी को रिलेट नहीं कर रहा, तो आगे मैं ये चीज लिख ही नहीं सकती। अगर मैं ये लिख नहीं सकती तो मैं चेक क्या करूंगी। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं,
therefore it is transitive because it is not contradicted here. Contradicted means ऐसा है नहीं कि एसी, अगर एसी ये चेक तब करोगे ना कि आप देखिए 1 6 को रिलेट कर रहा है, लेकिन आगे 6 तो किसी को रिलेट ही नहीं कर रहा। अगर ये किसी एलिमेंट को रिलेट कर रहा होता तो मैं चेक करती क्या 1 उसको रिलेट करता है या नहीं। जब ये किसी को रिलेट ही नहीं कर रहा तो मैं चेक कैसे करूं, और जब मैं चेक नहीं कर सकती तो मैं इसको कह ही नहीं सकती ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे दिस रिलेशन R इज ट्रांसिटिव। 1,6 बिलोंग्स टू R, लेकिन आगे 6 तो किसी को रिलेट ही नहीं कर रहा। क्लियर? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू R एंड 6 किसी को रिलेट नहीं कर रहा। हम क्या लिखेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू R बट this is not contradicted here. Contradicted here. Therefore, R is transitive. Transitive. बेटा ये एग्जाम्पल मैंने जानकर के लिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ एक क्वेश्चंस में आएगा और ये तुम्हें समझना है। किसी चीज की ट्रांसिटिविटी हम तब चेक करेंगे जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी सी उसको बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या ए सी बिलोंग कर रहा है। अगर ए सी बिलोंग कर रहा है तो वो ट्रांसिटिव है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो वो ट्रांसिटिव नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ए बी तो पता है हमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर ऐसा हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। 1 6 है लेकिन 6 किसी को रिलेट नहीं कर रहा, 2 7 है लेकिन 7 किसी को रिलेट नहीं कर रहा, 3 8 है लेकिन 8 किसी को रिलेट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लिखेंगे 1 6 बिलोंग्स टू R बट दिस इज नॉट कंट्राडिक्टेड हियर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांसिटिव। तो ये रिलेशन यहाँ पे ट्रांसिटिव होगा। ये स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट के ये 2 पार्ट सी एंड डी। पहले अपने आप को सी पे कंसंट्रेट कीजिए। Relation R in the set A of human beings in a town at a particular time is given by R is equal to ordered pair X, Y such that X is exactly 7 centimeter taller than Y। हाँ जी, देखिए अब इसके आंसर में सबसे पहले में सेट A लिखेंगे हम। That is set A, this is equal to the X such that X is a human being in a town, set builder form में। फिर हम रिलेशन R लिख दिया, this is the collection of ordered pair XY such that X is exactly 7 centimeter than Y, meaning thereby XY को कब रिलेट करेगा, जब X की हाइट Y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव में कब होता है, इफ A, it belongs to R for all A belonging to A, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। अब आप खुद बताओ, कोई भी आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, देखिए इधर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, एज ए कैन नॉट बी exactly, it cannot be exactly 7 centimeter taller than A itself। A जो है वो A से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। Therefore A, it does not belongs to R, therefore R is not reflexive। क्लियर? अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। अब आप देखिए, इफ राम इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन श्याम, राम अगर श्याम से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो श्याम तो राम से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एज
A is 7 centimeter taller than B, then B is not exactly 7 centimeter taller than A. Taller than A. Therefore, A comma B belongs to R implies B comma A B को रिलेट कर रहा है लेकिन B जो है वो A को रिलेट नहीं कर रहा. This implies BA, it does not belongs to R. क्योंकि राम श्याम से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो श्याम राम से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा. Therefore, relation is not symmetric. Therefore, relation R is not symmetric. Yes, अब चेक कीजिए ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव. हाँ जी, ट्रांसिटिव क्या है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then this implies AC it should belong to R. अब आप देखिए, यहां पे लिखिए, if AB belongs to R and AC it belongs to R, इसका क्या मतलब हुआ? This implies A is 7 centimeter taller than B and AC belongs to R, sorry यहां पे लिखना चाहिए था BC belongs to R. AB belongs to R and BC belongs to R. This implies A is 7 centimeter taller than B and B is 7 centimeter taller than C. Now, what does this implies? A B से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, B C से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो A C से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया. This implies A is 14 centimeter exactly taller than C. Therefore, A comma C, it does not belongs to R. Now, AB belongs to R and BC belongs to R. This implies AC does not belongs to R. Therefore, it is not transitive. तो हम इसको एक बार सम भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB belongs to R and BC belongs to R implies AC it does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. क्लियर? ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, मैंने कहा जरूर इसको करना चाहिए. ऐसे ही देखो इसका डी पार्ट, बिल्कुल यही की यही चीज, यही इस टॉपिक में बेनिफिट है. सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न में है, बस आप एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लो. हाँ जी, कैसे? देखिए हमारे पास सेट ए वही का वही है, एक्स इज ए ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन. अब रिलेशन क्या है? एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई. देखिए इसी में ही चेंज कर लेते हैं हम. एक्स इज ए फादर ऑफ वाई. लीजिए ये मेरा रिलेशन आर है. अब बिल्कुल वैसे ही मेरे को चेक करना है रिफ्लेक्सिव. अब आप खुद बताइए, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज ए फादर ऑफ श्याम, तो देखो सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. कोई भी आदमी अपने आप का फादर नहीं हो सकता. कोई भी आदमी अपने आप, राम अपने आप का फादर नहीं हो सकता. तो इसलिए हम क्या कहेंगे? एज ए कैन नॉट बी फादर ऑफ A itself. Therefore, A comma A does not belongs to her. Therefore, it is not reflexive. अब सिमेट्रिक चेक करो. अगर राम श्याम का फादर है तो श्याम तो राम का सन हुआ, तो इसका मतलब है जो श्याम है वो राम का फादर नहीं हो सकता. तो अब इसको भी हम ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे. कैसे लिखेंगे? एज, बस
बस ये 2 लाइनें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। कैसे लिखेंगे देखिए इधर, एस ए इज ए फादर ऑफ बी, यहां पे हम जनरलाइज करके लिख देते हैं। देयरफॉर बी कैन नॉट बी ए फादर ऑफ ए, बी तो फिर ए का सन हो जाएगा, तो देयरफॉर ए बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से। अब ऐसे ही ट्रांसलेटिव चेक करते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स ए इज father of B and B is father of C. Clear? Now A is father of B and B is father of C, then A will be grandfather of C. तो A क्या हो जाएगा? Then A, this implies A is a ग्रैंडफादर ऑफ सी। अब आप देखिए ए उसका फादर नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। देयरफॉर ए सी इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। व्हाई? बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी इट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर ए इज नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर? अब आप देखिए इधर, ये मैंने आज हमने बड़े सिंपल क्वेश्चन किए हैं। मेन किसके ऊपर बेस्ड है? ये 3 कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन, ट्रांसिटिव की डेफिनेशन, और हमें ये चीज फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रूव करनी है। तो आज हम बेटा इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।